ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के करबधा जिले की। बैंड बाजे के साथ निकले इन लोगों का साहस देखकर आपको लगेगा कि ये कोई बारात है। सामने पटाखे फोड़ते लोग चल रहे हैं, पीछे बैंड बाजा बज रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई शादी नहीं बल्कि एक 70 साल के दशरथ धुर्वे की शव यात्रा है। इन्होंने मरने से पहले 10 साल पहले मेडिकल कॉलेज रायपुर को अपना शरीर दान कर दिया था, जिसके मरने के बाद उसका शव मेडिकल कॉलेज की टीम को सौंप दिया गया। मृतक के साथी प्रभुराम ने बताया कि साल 2013 में दोनों ने देहदान किया था, जिसकी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें कहा गया था कि मौत होने की तुरंत बाद सूचना देना था। दशरथ धुर्वे की मौत होने पर तत्काल मेडिकल कॉलेज को सूचना दी गई। उससे पहले मृतक कर्म के पूरी प्रक्रिया सांकेतिक रूप से की गई। उसका शव यात्रा निकाली गई, फिर अंतिम संस्कार किया गया। शव को दूल्हे की तरह सजाया गया था। बड़े शान से उसके घर वाले, गाँव वालों ने अंतिम विदाई दी। फुटबॉल के आकार का गेट, फुटबॉल के आकार का टेबल। इतना ही नहीं, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बेटे ने श्राद्ध कर्म में निमंत्रण पत्र को भी फुटबॉल का सेब दे दिया। ये तस्वीर मुंगेर के शीतलपुर गांव से आई है। दरअसल श्राद्ध कार्यक्रम में बेटे ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अनोखी पहल की, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ का हर एक चीज को फुटबॉल की तरह लुक दिया गया है। दरअसल बिहार फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सारी चीजों को ही बदल दिया। रविंद्र सिंह को फुटबॉल से काफी लगाव था और उसके उत्थान के लिए काफी काम किया था। इसलिए उनके बेटे ने मरने के बाद श्राद्ध कर्म के लिए जो निमंत्रण छपवाया, उसको भी फुटबॉल जैसा डिजाइन दे दिया। रविंद्र सिंह का चयन 1968 में विश्वविद्यालय स्तर पर मैच के लिए हुआ। उसके बाद वे मुंगेर जिला फुटबॉल संघ के सचिव बने। रविंद्र सिंह ने मुंगेर में फुटबॉल के लिए काफी कुछ किया, जो लोग आज भी याद कर रहे हैं। ये तस्वीरें आज के हर युवा के लिए प्रेरणादायक है। आज के युवाओं को इन बुजुर्गों से सीखना चाहिए कि मोबाइल छोड़कर कुछ वक्त अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। दरअसल कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों चौथी नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें भारत के 22 राज्यों के खिलाड़ी पहुंचे थे। इस चैंपियनशिप में खास बात ये थी कि इसमें खिलाड़ी 35 से लेकर 90 साल तक के थे। करनाल से 46 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 40 पुरुष 6 महिलाएं भी थीं और करनाल के नाम कुल 54 मेडल आए हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों ही शामिल हैं। जिसमें 86 साल के धर्मचंद ने 3-3 मेडल जीतकर न सिर्फ करनाल का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम चमकाया है। जिस उम्र में लोग वेट पकड़ लेते हैं, उस उम्र में भी धर्मचंद पूरी तरह से फिट हैं, तंदुरुस्त हैं और ना कोई बीमारी है, ना कोई थकावट। उनकी फिटनेस देखकर आज के युवा भी शर्मा जाए। दुमका में युवाओं में भारतीय सेना में शामिल होने का जज्बा दिख रहा है। यहाँ के युवा खुद को शारीरिक और एकेडमिक रूप से सबल बना रहे हैं और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं सेना के रिटायर्ड कांस्टेबल राजकुमार मंडल, जो सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए करीब 500 से अधिक युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो खुद सुबह सुबह इन युवाओं को दौड़ लगवाते हैं, पीटी कराते हैं, तो दोपहर के बाद रसिकपुर बड़ा बांध के पास अपने घर में कई अलग अलग बैच में निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। उनके बैच के 4 युवा अग्निवीर के लिए चयनित भी हो चुके हैं। वहीं दूसरे युवाओं में भी जोश काफी हाई दिख रहा है। राजकुमार बताते हैं कि रिटायर होने के बाद उनके पास नौकरी के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन कर देश सेवा के लिए आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। राजकुमार कॉलेजों के तमाम कल्याण छात्रावासों का दौरा कर ट्रेनिंग देने की पेशकश भी कर चुके हैं। राजकुमार ये तमाम व्यवस्थाएं खुद करते हैं, यहाँ तक कि किताबें तक खरीदी है। वाकई राजकुमार मंडल का ये जज्बा काफी सराहनीय है। होली के पहले भले ही गुलाल अभी ना उड़ रहा हो, लेकिन फिजाओं में अभी से होली का माहौल बन गया है। आपको जहां बाजारों में होली का सामान बिकता दिख जाएगा, वहीं जगह जगह हो रहे कवि सम्मेलन और अन्य आयोजन भी होते दिख जाएंगे। इन सब के बीच झारखंड के जमशेदपुर के कलाकारों का एक अनोखा गीत सुनने को मिल जाएगा। कलाकारों ने होली के रंग और पिचकारी के जरिए देशभक्ति वाला गीत तैयार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ की गई है। गीत के जरिए देशभक्ति को जगाने के साथ साथ दुश्मन देश को चुनौती भी दी गई है। भारत की तरफ देखने की कोशिश न करें। इसमें गलवान घाटी में तिरंगा और पीओके के रंग गुलाल उड़ाने की बात कही गई है। साथ ही मोदी की राफेल पिचकारी और योगी की बुलडोजर पिचकारी से दुश्मन देश सर पकड़ लिए हैं। मोदी जी रखा ले राफेल
राफेला पिचकारी, राफेला पिचकारी, राफेला पिचकारी। योगी जी रखेलन बुलडोजर पिचकारी, बुलडोजर पिचकारी, बुलडोजर पिचकारी। बस कुछ ही दिनों बाद लोग होली के मौके पर रंगों में रंगे नजर आएंगे। पुराने जमाने में जहां होली खेलने के लिए फूलों के रंग का इस्तेमाल होता था, वहीं बदलते वक्त के साथ ही इनकी जगह ले ली केमिकल से बने रंगों ने, जिससे कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स होने के चलते लोग होली खेलने से भी बचने लगे हैं। इसी को देखते हुए बाजार में इको फ्रेंडली रंग भी आ गए हैं। मौजूदा दौर में बाजार में हर्बल गुलाल भी मिल जाएगा, लेकिन इस बार अगर कोई आपको फूलों से बने हर्बल गुलाल की जगह गोबर से बने गुलाल से रंग लगाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जयपुर में इस बार गोबर से बने गुलाल से होली खेली जाएगी, जो 100% ऑर्गेनिक है। इस गुलाल को बनाने में गोबर को एकदम बारीक पीसा गया है। इसके बाद इसमें अरारोट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कलर देने के लिए फूड कलर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही फूलों का भी इस्तेमाल किया गया है। अमेठी के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की 2 छात्राओं साक्षी तिवारी और रुचि वर्मा का ये आविष्कार दृष्टि बाधितों के लिए उनका हमसफर साबित होगा और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर दिव्यांगों के लिए एक ब्लाइंड स्टिक तैयार की है। ये ब्लाइंड स्टिक सेंसर की मदद से काम करती है। छात्राओं के उस उपकरण से दिव्यांगों को हादसे से बचने में मदद मिलेगी। सेंसर युक्त ये ब्लाइंड स्टिक किसी अनहोनी की आहट के बाद तुरंत अलर्ट हो जाएगी और दिव्यांगों को हादसे से बचने में मदद भी करेगी। कई छोटे छोटे उपकरण का जोड़कर इसे तैयार किया गया है। इस उपकरण को बनाने में 1500 रुपए की लागत आई है। अब दोनों की कोशिश है कि इसकी लागत को और कम किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों को आसानी से ये उपलब्ध हो सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की 28 साल की जैस्मिन मलिक निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। जैस्मिन का ये सफर कोरोना काल में 12 सितंबर 2020 से शुरू हुआ, जो लगातार चल रहा है। एक बछड़े की सेवा से शुरू हुआ जैस्मिन का सफर आज बड़ा रूप धारण कर चुका है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान उनके घर के पास एक गंदे नाले में एक बछड़ा पड़ा हुआ था, जो गंभीर रूप से घायल था और दर्द से तड़प रहा था। इस बछड़े की हालत देखकर जैस्मिन इसे अपने साथ लेकर घर आ गई, जहां उसने एक बच्चे की तरह उसका लालन पोषण किया। बस यहीं से उसने गौ सेवा करने का मन बना लिया। उसने एक छोटी सी गौशाला खोली थी, जिसे उसने नाम दिया शिव जी के नंदियों का घर, जिसमें वो सड़क पर घूम रहे असहाय गौवंश को रखने लगी। देखते ही देखते इस गौशाला में गौवंश की तादाद बढ़ती चली गई और अब हालात ये है कि जैस्मिन ने 2 गौशाला किराए की जगह पर लेकर चला रही हैं। आपको बता दें कि जैस्मिन ने एमकॉम की पढ़ाई की हुई है और फिलहाल वो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करती हैं। यहाँ से मिलने वाली सैलरी का पूरा पैसा इन गौशाला के संचालन में लगा देती हैं। जैस्मिन के इस नेक काम में उनके कुछ दोस्त और परिवार वाले भी मदद करते हैं। बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी से महिलाओं की तकदीर बदलने लगी है। पटना के ऋचा ने केले के कचौड़े को कमाई का जरिया बनाया है। यानी केले के जिस थंब को किसान नष्ट कर देते हैं, उससे ऋचा फाइबर निकालकर सैनिटरी पैड तैयार कर रही है और लाखों की कमाई कर रही है। साथ ही कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। देखते ही देखते ऋचा का छोटा सा यूनिट उद्योग का रूप ले चुका है, तो बाजार में मिल रहे दर्जनों प्रोडक्ट को अब ऋचा चुनौती देने लगी है। दरअसल मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद ऋचा उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची और यहीं से उनकी सोच बदली। फिर सर्वे किया गया कि नॉर्मल सैनिटरी पैड कितना खतरनाक है और ऑर्गेनिक पैड कितना सही साबित हो सकता है। 2 साल की मेहनत के बाद इसे स्टार्टअप पॉलिसी की मदद मिलने लगी। साथ ही भारत सरकार की तरफ से 20 लाख का अनुदान मिला, जिससे ऋचा ने उद्योग स्थापित किया और आज सफल उद्यमी बन गई हैं। ऋचा की सफलता के बाद हाल ही में इसे सीएम नीतीश कुमार ने भी बेस्ट स्टार्टअप महिला उद्यमी का सम्मान दिया गया है। बक्सर के ब्रह्मपुर में घोड़े का मेला लगा हुआ है और इस मेले में घोड़ों के रेस का आयोजन हुआ है, जिसे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ ब्रह्मपुर हाई स्कूल में खेल मैदान में जुटी। बताया जाता है कि घोड़े की रेस का आयोजन मुगल काल से होता रहा है और ये परंपरा आज भी कायम है और इस घोड़ा रेस का इंतजार सभी को होता है। इस रेस को जीतने के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी घोड़े पहुँचते हैं। इस बार तो रेस में बाहुबली अनंत सिंह का घोड़ा भी पहुंचा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ के बीच किस तरह से घोड़े अपना दम दिखा रहे हैं।
लेकिन आखिरकार इस घोड़े की रेस में हरिराम मुखिया का घोड़ा तूफान की रफ्तार के आगे बाकी सब पिछड़ गए और तूफान रेस का बादशाह बना। वहीं मोकामा के विवेका पहलवान का घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा, जबकि तीसरे नंबर पर वलिया के रहने वाले लेखापाल का घोड़ा रहा। सभी विजेताओं को पुरस्कार से भी नवाजा गया। क्या कुत्ता किसी को लखपति बना सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है यूपी के मेरठ में, जहाँ एक 18 साल का आयुष सिर्फ कुत्तों की वजह से लखपति बन गया। मेरठ के सिवाया गांव के रहने वाले आयुष को बचपन से ही डॉग से मोहब्बत थी। डॉग से अपने लव को इस युवा ने अपना प्रोफेशन ही बना लिया। 4 साल पहले इस युवा ने डॉग्स का बिजनेस शुरू किया। विदेशी ब्रीड के डॉग्स, उनके पपीज को पहले अपने जिले में और फिर प्रदेश में बेचना शुरू किया। देखते ही देखते 18 साल के आयुष को दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर मिलने लगे। आज की तारीख में डॉग्स की वजह से उनकी महीने की कमाई लाख 1.5 लाख तक हो जाती है और सालाना बजट 12 से 13 लाख तक हो जाती है। आयुष विदेशी ब्रांड के कई डॉग्स को पालते हैं। डॉग्स को हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। अपने घर की छत से ऊपर ही उन्होंने डॉग्स का आशियाना भी बना रखा है। हर डॉग को अलग अलग लोहे के जाल में रखते हैं। उनके खाने पीने के साथ ही उनके रहने की भी खास व्यवस्था करते हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। आए दिन हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रहा है। ताजा मामला जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र का है, जहां 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तो 2 हाथियों ने एक घर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, घर में अनाज को भी हाथी चट कर गए। इसकी खबर जब ग्रामीणों को लगी तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तत्काल हाथियों को भगाने की कवायद शुरू की, जिसके बाद हाथियों का दल सरगुजा जिले की सीमा में प्रवेश कर गया। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन अमला हाथियों पर निगाह बना हुए हैं। उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 20 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के पक्षी मिले हैं। वहीं 3 दिन के सर्वे में 152 प्रजातियों के पक्षी मिले हैं। टाइगर रिजर्व उप निदेशक वरुण जैन ने दुर्लभ प्रजातियों की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में दिख रहे इन दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को आपने कम ही देखा होगा। सोंडूर बांध, सीता नदी सेंचुरी और आमा मोरा कोयबा में ये दुर्लभ प्रजाति के पक्षी देखे गए। बता दें कि आमूर फाल्कन नाम का ये पक्षी 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला पक्षी है। ये जब उड़ान भरता है तो उसकी रफ्तार किसी ट्रेन से कम नहीं होती। तो आप गरियाबंद के टाइगर रिजर्व में जरूर आएं और इन दुर्लभ प्रजातियों को जरूर देखें। पानी की टंकी पर इंसान को चढ़ते तो आपने खूब देखा होगा और उन्हें उत्पात मचाते भी देखा होगा और पुलिस को इन लोगों की टंकी से उतरने की जद्दोजहद करते हुए भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी गाय को पानी की टंकी पर चढ़ते देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा से आई इस तस्वीर को देख लीजिए, जहाँ 40 फीट ऊंची पानी की टंकी पर एक गाय चढ़ गई। गाय चढ़ तो गई, लेकिन अब सवाल था कि वो उतरेगी कैसे। नीचे उतरने में असफल होने पर वो जोर जोर से रंभाने लगी। कुछ देर बाद पशु मालिक अपनी गाय को खोजने निकला तो गाय की आवाज सुनाई दी तो पानी टंकी पर उसकी नजर पड़ी। इसकी सूचना पर पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सा सहायक के मार्गदर्शन के मौके पर ही पहुंचकर बेहोशी का इंजेक्शन देकर गाय को सुरक्षित नीचे उतारा गया। दौसा जिले लालसोट उपखंड क्षेत्र के डीडवाना गांव में डुंगरी की ढाणी में बुधवार को खानपुर गांव से ठाकुर जी की बारात आई, जहां 50 कारों में सवार होकर बाराती पहुंचे। बारात की अगवानी के लिए गांव के सभी गणमान्य लोगों ने ठाकुर जी सहित बारातियों का स्वागत सत्कार किया। यहां से ठाकुर जी घोड़ी पर सवार होकर गांव के प्रमुख मार्ग पर होते हुए बारात की शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा पर जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा की। उधर बैंड बाजे के साथ धार्मिक गीतों की धुन पर नाचते गाते हुए बारातियों ने शोभा यात्रा का आनंद लिया। इस दौरान बारातियों ने जमकर विभिन्न प्रकार के गुलाल अबीर उड़ाए। बारातियों ने आतिशबाजी करते हुए डुंगरी की ढाणी विवाह स्थल तक पहुंचे। डुंगरी की ढाणी में शंकरलाल शर्मा के बड़े भाई बद्रीलाल शर्मा के यहाँ ठाकुर जी की आगवानी रस्म पूरी की गई। इस दौरान ठाकुर जी वापस घोड़ी पर सवार होकर शंकरलाल शर्मा के घर पर तोरण मारकर फेरे के लिए मंडप में विराजमान हुए। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ
ठाकुर जी और तुलसी जी का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। इस दौरान विवाह की सभी रस्में पूर्ण की गई। सिरोही के नागमणि गांव में नाग देवता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नवनिर्मित मंदिर परिसर में नाग देवता की मूर्ति स्थापना वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से की गई। नागमणि गांव में नाग देवता बासी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंदिर को विशेष आकर्षक फूलों से सजाया गया। पूरे गांव में उत्साह का माहौल रहा। नाग देवता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत समाज सेवी भामा शाह, दीपाराम, हमीराजी चौधरी द्वारा हेलीकॉप्टर से 6 राउंड कर नाग देवता मंदिर पर फूल बरसाए। इस दौरान दीपाराम चौधरी ने हेलीकॉप्टर में अपने परिजनों को नहीं बैठाकर गांव के असहाय, गरीब, अनाथ और विधवाओं को हेलीकॉप्टर में बैठाया और उन्हीं के हाथों से नाग देवता मंदिर पर पुष्पों की वर्षा करवाई। भागलपुर में प्यार में धोखा मिलने के बाद प्रेमिका दर दर की ठोकरें खा रही है। प्रेमिका को पहचानने से इनकार करने का आरोप एक बीएसएफ जवान पर लगा है। दरअसल नवगछिया के चापर निवासी बीएसएफ जवान राजा यादव का सोहड़ा की रहने वाली आशा कुमारी के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था कि राजा जब भी छुट्टी में घर आता था तो पहले अपनी प्रेमिका को बुलाकर नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करता था। राजा की प्रेमिका का कहना है कि मंगलवार को राजा यादव छुट्टी लेकर घर आया था। उसने फोन कर अपनी प्रेमिका को मिलने रेलवे स्टेशन बुलाया और देर रात भवानीपुर के शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। जानकारी मिलने के बाद लड़की और लड़का के परिजन पहुंचे, लेकिन लड़के के परिजनों ने शादी पर ऐतराज जताते हुए लड़की के परिजनों पर लड़के को अगवा कर जबरदस्ती शादी कराने का आरोप लगा दिया और राजा को अपने साथ लेकर चले गए। प्रेमिका का कहना है कि शादी के बाद अब जब वो उसे फोन करती है तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर देता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गोभी किसानों की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। हालात ये हैं कि गोभी को बाजार में 1 से 2 रुपए में भी खरीदने वाला कोई खरीदार नहीं मिल रहा, जिसके चलते परेशान होकर किसान अब अपने खेत से गोभी की फसल को उखाड़कर या तो सड़कों पर फेंक रहे हैं या फिर जनता को फ्री में बांट रहे हैं। हालात ये है कि खेतों से गोभी की फसल को मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। किसानों का कहना है कि जब उन्होंने 10 बीघा खेत में गोभी लगाई थी, 1 बीघा में 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आया था और अब गोभी की कंडीशन ये हो गई है कि मंडी में ले जाते हैं तो 1 या 2 रुपए गोभी मिलती है। इसलिए उनकी अब सब मेहनत मजदूरी बेकार चली गई। तो 12 बीघा गोभी लगाई थी जिसमें लागत 10,000 रुपए पर बीघा आई और अब मंडी का जो हाल है कि खरीदने वाले मंडी में कोई है नहीं। 1 रुपए किलो से भी डाउन, 4 रुपए नहीं, 20 किलो की पन्नी 10-10 रुपए में उठाने वाला कोई नहीं है। बहुत जो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, हमारा मंडी जाने का खर्चा, वो भी नहीं आ पा रहा। विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखने वाली फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री को तुर्की में आए भूकंप के कारण बड़ा झटका लगा है। जिले के विभिन्न आइटम देश से बाहर जिन देशों में निर्यात होते हैं उनमें एक देश तुर्की भी है, लेकिन वहां के ताजा हालात के चलते फिरोजाबाद कांच निर्यातकों को गहरा झटका लगा है। इन्हें तुर्की से मिलने वाले ऑर्डर और पेमेंट सभी पर ब्रेक लग गया है, जिससे भूकंप में प्रभावित तुर्की ने फिरोजाबाद के निर्यातकों की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, स्वीडन, डेनमार्क, कोलंबिया और फ्रांस के साथ साथ तुर्की में भी फिरोजाबाद की निर्मित कांच के आइटम, फ्लावर पॉट, कैंडल स्टैंड, क्रिस्टल बॉल, क्रिसमस ट्री, बाथरूम के साथ सज्जा की वस्तु, ब्रश, कैंडल होल्डर, लालटेन, बॉल और तमाम आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ से लगभग 2500 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक्सपोर्ट होता है। इसमें अकेले तुर्की में 100 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। यहाँ रजिस्टर्ड निर्यातकों की संख्या 108 है और सक्रिय निर्यातकों की संख्या 70 है। पैराग्लाइडिंग का शौक रखने वाले देश विदेश के पैराग्लाइडर पायलट अब हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में प्रशिक्षण लेते हुए दिख जाएंगे। अप्रैल से यहां एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल शुरू होने जा रहा है। 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस नेशनल पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग स्कूल में पायलटों को आधिकारिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस स्कूल में दाखिला लेने वाले देश विदेश के युवाओं को प्रशिक्षित पैराग्लाइडर पायलट आकाश में उड़ाना सिखाएंगे। यहाँ प्रशिक्षण देने वाले पायलटों को बाकायदा प्रमाण
पत्र दिए जाएंगे। प्रदेश के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पैराग्लाइडिंग से जुड़े कई प्रशिक्षण कोर्स भी शुरू कराए जाएंगे। पायलट सोलो और टैंडम पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पैराग्लाइडिंग रेस्क्यू से जुड़े कई कोर्स भी शुरू होंगे। आपको बता दें कि भीड़ में नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल की घोषणा 2015 में हुए पहले वर्ल्ड कप के समापन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की थी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।